नमस्कार। भारत की अगली जनगणना जो 5 साल की देरी से हो रही है, वो सिर्फ आंकड़े नहीं है। जी हाँ। आज हम इसी पर बात करेंगे। खासतौर पर 2 बड़े मुद्दों पर ध्यान देंगे। हाँ। एक तो पहली बार SC/ST के अलावा दूसरी जातियों की विस्तृत गिनती, और दूसरा दशकों बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन, मतलब सीटों का फिर से निर्धारण। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी पर केंद्रित हैं। जनगणना, जातीय गिनती और परिसीमन का भविष्य। जी। हमारा मकसद है कि ये जो पेचीदा प्रक्रियाएं हैं और इनके क्या नतीजे हो सकते हैं, उनको थोड़ा समझें। हाँ, काफी जटिल है ये। सोचिए, 1931 के बाद पहली बार ऐसी जातिगत गिनती। जी, अंग्रेजों के जमाने के बाद। और 1973 के बाद पहली बार लोकसभा सीटों का नए सिरे से बंटवारा। तो चलिए जरा इस पर गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो ये जो जाति जनगणना है, ये इतनी अहम क्यों मानी जा रही है? देखिए, जैसा आपने कहा, आखिरी विस्तृत जातिगत गिनती 1931 में हुई थी। हाँ। तब से अब तक जो नीतियां बनी हैं वो अक्सर अनुमानों पर आधारित रही हैं। ये जनगणना पहली बार सिर्फ आबादी का नहीं, बल्कि जातियों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति का भी, मतलब एक ठोस जमीनी डेटा देगी। इससे वो धारणाएं टूट सकती हैं जो सिर्फ सोचे समझे संख्या बल पर टिकी हैं। तो मतलब ये सिर्फ सामाजिक समीकरणों तक ही सीमित नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये आंकड़े सरकारी नीतियों पर और खासकर जो आरक्षण व्यवस्था है, हाँ, आरक्षण पर तो असर पड़ेगा। जी, उस पर सीधा असर डाल सकते हैं। पिछले 1 दशक में जो विकास के दावे हुए हैं, हाँ। उनकी हकीकत भी इन आंकड़ों से सामने आ सकती है। अच्छा। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि अगर किसी पिछड़ी, दलित या आदिवासी समूह की कोई खास उपजाति, मान लीजिए वो आर्थिक या शैक्षिक रूप से बेहतर पाई जाती है, तो मौजूदा आरक्षण नीति पर फिर से सोचने की बात उठ सकती है। शायद इससे उन जातियों को फायदा मिले जो ज्यादा वंचित हैं और जिन्हें अब तक लाभ नहीं मिला है। लेकिन स्रोत में कुछ विवादों का भी जिक्र है, खासकर अन्य पिछड़ा वर्ग, मतलब OBC की गिनती को लेकर। हाँ, एक चिंता है, ऐसी खबरें हैं कि सरकार शायद OBC जातियों को अलग अलग गिनेगी। अलग अलग, एक समूह के तौर पर नहीं? जी नहीं, एक संयुक्त समूह के तौर पर नहीं। और कुछ OBC नेता इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों? उन्हें लगता है कि इससे उनकी जो एक सामूहिक राजनीतिक शक्ति है वो कमजोर होगी। अच्छा, ये तो बिहार वाली बात हो गई। बिल्कुल। बिहार की जाति गणना में भी मल्लाह उपजातियों को लेकर ऐसा ही विवाद हुआ था। आरोप लगे कि उन्हें जानबूझकर बांटा गया। और आंकड़ों की विश्वसनीयता, उस पर भी सवाल उठ सकते हैं। निश्चित तौर पर। स्रोत में कर्नाटक का उदाहरण है। हाँ। वहां लिंगायत और वोक्कालिगा समुदायों ने कहा कि उनकी आबादी कम बताई गई है। और उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे वो OBC समुदाय से थे। तो सवाल उठा कि क्या राजनीतिक माहौल आंकड़ों की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है? ये तो बहुत गंभीर सवाल है। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है। तो जाति गणना की इन चुनौतियों के साथ साथ जनगणना का एक और बड़ा और शायद उतना ही विवादास्पद पहलू है लोकसभा सीटों का परिसीमन। सही कहा आपने। 1973 के बाद से लोकसभा सीटों की संख्या और उनकी सीमाएं बदली नहीं गई हैं। हाँ, काफी वक्त हो गया। अब 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी, उसके आंकड़ों के आधार पर ये परिसीमन होना है। और नया संसद भवन भी तैयार है ज्यादा सांसदों के लिए। जी, लोकसभा में 888 सीटों की व्यवस्था है। तो इसमें मुख्य चुनौती क्या दिख रही है? स्रोत क्या कहता है? सबसे बड़ी चुनौती है उत्तर बनाम दक्षिण का टकराव। अच्छा, कैसे? देखिए, दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पर काफी अच्छा काम किया है। हाँ, ये तो है। तो उन्हें डर है कि अगर सिर्फ जनसंख्या के आधार पर सीटें तय हुई तो संसद में उनका राजनीतिक वजन कम हो जाएगा। क्योंकि उत्तर भारत की आबादी ज्यादा तेजी से बढ़ी है। बिल्कुल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने तो यहाँ तक कहा है कि यथास्थिति बनी रहे, मतलब 1971 के आंकड़ों पर ही टिके रहें। पर स्रोत में एक इतिहासकार रवि के मिश्रा का भी जिक्र है। वो एक अलग पहलू बता रहे हैं। हाँ, वो एक दिलचस्प बात कहते हैं। उनका कहना है कि 1871 से 1951 तक मामला उल्टा था। उल्टा? जी, तब दक्षिण भारत की आबादी उत्तर के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ी थी और उन्होंने उस वक्त बढ़ी हुई सीटों का फायदा उठाया था। अच्छा। उत्तर भारत में जनसंख्या वृद्धि 1951 के बाद तेज हुई। इसका एक कारण शायद ये भी था कि स्वास्थ्य सुविधाएं वहां देर से पहुंची, शिशु मृत्यु दर कम हुई। आज स्थिति ये है कि उत्तर भारत में एक सांसद पर आबादी करीब 31 लाख है और दक्षिण में? दक्षिण में करीब 21 लाख। तो फर्क काफी बड़ा है। तो इस असंतुलन का समाधान क्या हो सकता है?
स्रोत कुछ सुझाव देता है? हाँ, कुछ विचार है। एक तो ये कि सिर्फ जनसंख्या नहीं बल्कि भौगोलिक आकार, आर्थिक स्थिति, इन चीजों को भी ध्यान में रखा जाए। अच्छा। दूसरा सुझाव गृह मंत्री अमित शाह का प्रो राटा फॉर्मूला है। प्रो राटा वो क्या है? उसका मतलब है कि हर राज्य की सीट एक ही अनुपात में बढ़ाई जाए। जैसे मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश की सीटें 20% बढ़ती हैं तो तमिलनाडु की भी 20% बढ़ें। इससे राज्यों का जो मौजूदा शक्ति संतुलन है संसद में वो ज्यादा बिगड़ेगा नहीं। ये एक तरीका हो सकता है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या ये तरीका उत्तर भारत की जो बड़ी आबादी है उसके प्रतिनिधित्व की जो आकांक्षा है क्या उसे पूरा करेगा? हाँ, ये बड़ा सवाल है। परिसीमन जरूरी है पर कैसे हो, यही असली पहेली है। और ये भी याद रखना होगा कि महिला आरक्षण का लागू होना भी इसी जनगणना और परिसीमन पर निर्भर करता है। सही कहा। तो हमने देखा कि ये जो आगामी जनगणना है ये सिर्फ आंकड़े जुटाने का काम नहीं करेगी। इसमें जातिगत समीकरणों को, आरक्षण की नीतियों को और राज्यों के बीच जो शक्ति संतुलन है उसको गहराई से बदलने की क्षमता है। बिल्कुल। जाति गणना की अपनी चुनौतियां हैं, आंकड़ों की सटीकता, ओबीसी गिनती का तरीका और परिसीमन पर उत्तर दक्षिण का मतभेद, ये सब आने वाले वक्त में भारत की राजनीति की दिशा तय करेंगे। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? स्रोत हमें ऐतिहासिक जनसंख्या के रुझानों और आज के प्रतिनिधित्व के असंतुलन दोनों पर सोचने को मजबूर करता है। जी। एक समय दक्षिण ने बढ़ती आबादी का लाभ उठाया, अब उत्तर की बारी है पर दक्षिण चिंतित है। हाँ। ऐसे में भारत जैसे विविधता भरे और लगातार बदलते देश में उचित प्रतिनिधित्व का असल मतलब क्या है? क्या इतिहास, आज की जनसंख्या और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बीच क्या कोई सही संतुलन साधना मुमकिन है? ये सवाल यकीनन सोचने लायक है।